क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी चैप्टर के ऑथर कौन है या राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है जेम्स जॉयस, ऑप्शन बी जैक फिनी, ऑप्शन सी कमला दास एंड ऑप्शन डी जॉर्ज ऑरवेल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जैक फिनी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वाज जैक फिनीज फुल नेम, यानी राइटर के पूरे नाम को पूछा जा रहा है कि उनका पूरा नाम क्या है, जो कि शॉर्ट में रखा गया है जैक फिनी। ऑप्शन ए है वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, ऑप्शन बी है स्टेफन जोन्स जैक एंड ऑप्शन सी है रे डगलस ब्रैडबरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, इसका मतलब पूछा जा रहा है। आपके 4 ऑप्शन है, ए प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, ए प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, ए प्लेजेंट विश which inspires to work and option D है a pleasant wish that makes one forget the present। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपके 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन कौन सा है, जो कि फ्रेज क्या कह रहा है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी एक ऐसी विश जो आप खुले आंखों से देखते हैं, यानी आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर वो विश फुलफिल हो जाती है तो फिर उसका क्या मतलब है। चूंकि इस चैप्टर में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, जब आप चैप्टर के डिटेल एनालिसिस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने प्रेजेंट टाइम से खुश नहीं है, उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो अपने को बहुत अच्छा फील करे। इस वजह से वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, अपने ग्रैंडफादर के टाइम को सोचता है। तो वो जब कंपेयर करता है 2 अलग-अलग टाइम पीरियड से, यानी कि अपने दादाजी के समय से और अभी उसके अपने करंट टाइम से, तो उसे लगता है कि पुराना समय ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस समय बहुत ही शांति थी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट था, कोई किसी तरह का वॉर नहीं था और चीज़ें बहुत अच्छी थी। इस वजह से वो ऐसा सोचता है। तो यहाँ पे इस फ्रेज का जो राइट मीनिंग होगी वो है ए प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। अब थीम के बारे में पूछा गया है, चैप्टर का थीम क्या है। ऑप्शन ए है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, ऑप्शन बी टाइम ट्रैवलिंग एंड ऑप्शन सी थियरी ऑफ एस्केपिज्म एंड ऑप्शन डी अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकियाट्रिस्ट। तो यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट वर्ड यूज हुआ है, जो कि साइकियाट्रिस्ट वर्ड किसके लिए आया है, वो आया है शैम के लिए। शैम कौन है? शैम जो है चार्ली का फ्रेंड है और वो साइकियाट्रिस्ट है, यानी मनोचिकित्सक है। तो थीम के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। अब इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम करंट टाइम, यानी हमारी जो लाइफ में अभी जो चीजें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसको हम फेस न करने की बजाय हम ये सोचते हैं कि काश ये ना आती, ये प्रॉब्लम ना आती, और हम उसको क्या करते हैं कि अपने पास्ट टाइम से, यानी चाइल्डहुड टाइम से या कुछ अच्छी मेमोरी से उसको कंपेयर करते हैं कि कितने अच्छे थे वो दिन जब मैं ऐसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज इतनी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे बेसिकली थीम भी कुछ इस तरह का है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डज द स्टोरी द थर्ड लेवल बिगिन, यानी ये सिंपल सा पूछा जा रहा है कि थर्ड लेवल स्टोरी जो है कैसे शुरू होती है, उसकी बिगिनिंग क्या है। ऑप्शन ए है इन ए जोवियल मैनर, यानी कुछ हंसी मजाक तरीके से, इन ए एग्रेसिव मैनर, यानी कुछ अग्रेशन से, ऑप्शन सी है ऑन ए हैप्पी नोट एंड ऑप्शन डी इन ए सीरियस मैनर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन ए सीरियस मैनर। ये स्टोरी जो है एक सीरियस मैनर से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डज द स्टोरी द थर्ड लेवल सिग्निफाई। अब ये सिग्निफाई का मतलब है उसका क्या महत्व है, यानी ये स्टोरी क्या किस चीज के महत्व को बताती है। आपका ऑप्शन है ए थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑप्शन बी है ए थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ऑप्शन सी ए ह्यूमन टेंडेंसी और टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी अ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम हमेशा अपने पास्ट अच्छे मोमेंट को याद करते हैं जब हमारी समस्या कुछ आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। तो एक कंपैरिजन होता है ताकि अपने को एक कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्टरी फील हो, इस वजह से हम ऐसा सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट इन द लेसन। अब ये भी क्वेश्चन को कुछ घुमा के पूछा गया है, जबकि क्वेश्चंस कुछ उससे ही रिलेटेड है, जैसा कि इससे पहले आ चुका है। तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट, यानी साइकियाट्रिस्ट कौन है यहाँ पे? सैम है। उसके अनुसार इस फ्रेज का क्या मतलब है? तो ऑप्शन क्या है, चार्लीज एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटीज एंड चार्लीज फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग
इलिनॉइस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा चार्लीज फाइंडिंग ऑफ थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि उसका इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को खोजना और ये रियलाइज करना कि उसकी विश फुलफिल हो गई है। तो चार्ली की विश हमेशा से क्या रही है? चार्ली की विश रही है कि वो अपने प्रेजेंट टाइम से भाग कर, यानी उसके बारे में न सोचकर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता है, जो कि कौन सा समय था? गैल्सबर्ग इलिनॉइस का समय था, जहां पे वो अपने चाइल्डहुड को बिताया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु वाज चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि चार्ली जो है कौन है इस थर्ड लेवल स्टोरी में। आपके ऑप्शन है ए मैन ऑफ बिग मुस्टैच, ऑप्शन बी एक साइकियाट्रिस्ट, ऑप्शन सी एन ऑनरी गाय ऑफ 31 years old एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एंड ऑर्डर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेशन। अब यहाँ पे जब चैप्टर को आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक ईयर की बात बार बार हो रही थी, जहां पे वो पूछ रहा है कि 1894 का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि क्या महत्व है इस चैप्टर के अंदर। जो कि स्टोरी आपकी राउंड अबाउट लिखी गई है 1952 और अराउंड अबाउट और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लिखी गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 1894 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये ईयर बार बार क्यों आता है। तो आपके ऑप्शन है इट वाज पास्ट, क्या वो पास्ट के बारे में सोचता है, अबाउट सॉरी ऑथर्स प्रेजेंट पेरेंट्स वर अलाइव, ऑप्शन डी सी है ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम, ऑप्शन डी है रिप्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग अ पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम, यानी वो हमें। क्वेश्चन नंबर 11 है हु वाज सैम इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। ये भी पूछा जा रहा है कि सैम कौन है इस स्टोरी में। ए डॉक्टर, a friend, a psychiatrist and a friend of Charlie and none of these। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी, ए साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। वो एक मनोचिकित्सक भी है और चार्ली का दोस्त भी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में थर्ड लेवल अस्तित्व में है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऑप्शन ए है yes, option B yes there were 3 levels, option C no there were only 2 levels at the station and option D none of these। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी नो। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये एक क्या है? रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है। कहने का मतलब है 2 लेवल है, जबकि चार्ली क्या सोचता है? थर्ड लेवल के बारे में। क्यों सोचता है? क्योंकि वो फैंटेसाइज करता है चीजों के बारे में कि काश ऐसा होता, तो हमेशा वो फैंटेसी में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नो देयर वर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन। तो इसके बारे में साफ बताया गया है कि नहीं। What convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central Station and not the second level? अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या ऐसा है जिससे चार्ली कन्विंस हो जाता है, यानी मान जाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल है, ना कि 2 लेवल हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है? ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्टोन्स, ऑप्शन बी है बियर्ड्स एंड mustaches of 1894, option C newspaper with a date June 11 1894 and option D all of these। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा all of these, क्योंकि ये सारी चीजें उसको थर्ड लेवल पे दिखती हैं जब वो फैंटेसाइज करता है। चूंकि वो फैंटेसाइज करता है बट उसे वो दिखती हैं, इसलिए वो कन्विंस हो जाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, जहां पे उसे गैस लाइट भी दिख रही है जो पुराने समय में यूज होती थी, ब्रास स्पुटोन्स भी दिख रहे हैं, बियर्ड्स पुराने समय के जो जिस तरह से लोग दाढ़ियां रखते थे, मूछे रखते थे 1894 के समय में, और एक न्यूज़पेपर भी है जिसपे डेट क्या थी? 11 जून 1894। तो इस तरह से वो कन्विंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट वाज द थर्ड लेवल। अब ये थर्ड लेवल है क्या? ऑप्शन ए है ए थर्ड टियर ऑफ द स्टेशन, ए थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, ऑप्शन सी है एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नैरेटर्स माइंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ नैरेटर्स माइंड, यानी उसके दिमाग की उपज है नैरेटर। नैरेटर कौन है यहाँ पे? नैरेटर आपका चार्ली है। हमेशा नैरेटर जो है बेसिकली आपका कैरेक्टर्स के अंदर से ही होता है, तो यहाँ पे चार्ली ही नैरेटर है। वाई वॉज लुइसा चार्लीज वाइफ वरीड। अब लुइसा जो है चार्ली की वाइफ है, वो क्यों वरीड होती, क्यों चिंतित होती है? तो ऑप्शन क्या है आपके? नोइंग द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल, ऑप्शन बी है फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स, ऑप्शन सी टिकट्स वर डिलेड एंड ऑप्शन डी सैम वाज स्केरिंग।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नोइंग द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल। जब वो थर्ड लेवल के इंसिडेंट यानी जो घटना घटती है चार्ली के साथ, उसके हस्बैंड के साथ, तो वो जब उसे इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है तो वो चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि चार्ली बीमार हो गया है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो फैंटेसी के बारे में उसको बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैलिसबर्ग। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो क्यों विजिट करना चाहता है या क्यों विजिट करता है गैलिसबर्ग, जो एक प्लेस का नाम है अमेरिका में। ऑप्शन ए है टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, ऑप्शन बी टू एंजॉय, ऑप्शन सी टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड। अब ये ट्रबलसम क्या है? ऐसा संसार जिसमें मुसीबतें ज्यादा हो, परेशानियां ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रबलसम वर्ल्ड। और उससे वो हमेशा क्या चाहता है? एस्केप चाहता है, भागना चाहता है उससे। इसलिए चार्ली कहाँ जाना चाहता है? गैलिसबर्ग, जो कि अपने पुराने समय को याद करता है और इस जगह में वो पहले रह चुका है। What did Charlie find in his stamp collection? अब चार्ली को, अच्छा, एक ऑप्शन ए है ओल्ड एड्रेसेस, ऑप्शन बी है हेयर स्टाइल्स एंड ऑप्शन सी ओल्ड लेटर्स एंड ऑप्शन डी फर्स्ट डे कवर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट डे कवर। जब वो स्टैम्प कलेक्शन के बारे में देखता है, अपने ही कलेक्शन को जब वो देखता है तो उसमें देखता है कि फर्स्ट डे कवर के बारे में उसको मिलता है। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि फर्स्ट डे कवर क्यों यूज हुआ है ये वर्ड। ऑप्शन ए है ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ऑप्शन बी अ गिफ्ट, ऑप्शन सी अ गिफ्ट रैपर एंड ऑप्शन डी नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 18 का? ऑप्शन ए न्यू स्टैम्प गेट्स पोस्ट मार्क एंड डेट। तो फर्स्ट डे कवर का मतलब आप ऐसे समझिए, मैंने इससे पहले भी समझाया है कि जैसे कोई एक नई चीज आती है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था मोबाइल के बारे में, जैसे आपके डिफरेंट ब्रांड्स हैं मोबाइल के जो नए लॉन्च होते हैं, तो लोग लाइन में लग जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि मुझे पहले दिन मुझे मिल जाए, यानी उसकी प्री बुकिंग हो जाती है। वैसे ही पुराने समय में जो ये स्टैंप वगैरह आता था नया मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग जो है लाइन लग के उसको लेते थे, और वो फर्स्ट डे कवर यानी उस पर क्या होता था? डेट होता था और पोस्ट मार्क होता था, उस पर एक स्टैम्प का मार्क होता था और डेट वगैरह भी होती थी, तो ये फर्स्ट डे कवर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। अब ये भी पूछा जा रहा है कि उसको फर्स्ट डे कवर को भेजा कब भेजा और किसने भेजा, ये दो सवाल हैं। तो ऑप्शन क्या है? सैम्स फादर, बी सैम्स अंकल, सी सैम्स फ्रेंड एंड डी सैम अ साइकियाट्रिस्ट इन 1894। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा सैम ए साइकियाट्रिस्ट इन 1894। अब यहाँ पे उस फर्स्ट डे कवर को किसने भेजा? तो उसका फ्रेंड जो है, जो साइकियाट्रिस्ट है, उसने भेजा। और कब भेजा? उसका टाइम क्या है? 1894 का। Whose signature were there on the letter? अब जो लेटर सैम ने भेजा, उस लेटर पे सिग्नेचर किसका था? तो ऑप्शन ए है चार्लीज ग्रैंडफादर, चार्लीज नेबर, चार्लीज वाइफ एंड चार्लीज फ्रेंड सैम। ऑप्शन आपके चार ऑप्शन, उसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चार्लीज फ्रेंड सैम। यानी कि सैम ने एक लेटर भेजा तो अपने ही साइन करके भेजा, और उसमें डेट क्या उसने डाली थी? 1894 की डेट डाली थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम क्या बता रहा है, वो टाइम जिसमें वो चला गया है। अब यहाँ पे जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो चार्ली के बाद सैम खुद चला जाता है थर्ड लेवल में, यानी कि वो खुद उस संसार में जाता है, क्योंकि सैम की भी कहीं ना कहीं इच्छा है, जैसे चार्ली परेशान है अपनी लाइफ से, अपनी करंट सिचुएशन से, वैसे सैम भी है, क्योंकि सैम भी उसी के टाइम में जी रहा है, तो वो भी चाहता है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में जाए, वो पुराने समय में जाए, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें थी। तो जब वो जाता है तो एक लेटर भेजता है जिसमें ये साइन करके भेजता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? व्हाट डिड द लेटर स्टेट? अब जो लेटर सैम ने भेजा वो क्या बताता है? ऑप्शन ए है दैट एवरीथिंग इज ओके, ऑप्शन बी है दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, ऑप्शन सी थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस, एंड ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है सी। 22 क्या है? व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर? तो वो किसके बारे में उसको इनवाइट करता है? लेटर में जो बोलता है
उसमें किस चीज के बारे में वो जिक्र है? तो ऑप्शन ए है फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर्स पार्टी एंड फॉर ए लेमोनेड पार्टी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वो लेमोनेड पार्टी के बारे में उसको बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंसेस पीपल हैड एट थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। यहाँ पे बताया जा रहा है जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वहां पे पुराने लोगों को देखता है, उनकी दाढ़ी, मूछ, उनके कपड़े सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि वो टाइम था 1894 का। तो जब वहां पे जाता है और क्लर्क को देखता है तो क्लर्क ने उसे पैसे, मतलब उसको अपीयरेंस देख के उसको फिर क्लर्क ने क्यों रिफ्यूज किया उसके पैसे को? तो आपके ऑप्शन क्या है? Funny and clerk refused to accept money because it was currency of modern times. Option B, weird and notes were dirty. Option C, weird and notes were torn. And option D, weird and notes were wet. तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ए, फनी, यानी उसे देख के कुछ मजाकिया उसको लगता है, कुछ उसके अपीयरेंस को देख के क्लर्क के, और रिफ्यूज क्यों किया उसके मनी को? बिकॉज इट वाज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो 1894 में आपकी जो करेंसी थी और 1952 अराउंड की जो करेंसी थी तो वो उस समय नहीं चलती थी, इसलिए वो क्लर्क ने रिफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? व्हाट वाज चार्लीज हॉबी? चार्ली की हॉबी क्या थी? चूंकि ये इसको मैं बता चुका हूं, तो इसकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्लीज हॉबी? अब चार्ली की हॉबी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसका महत्व क्या है? हॉबी तो स्टैम्प कलेक्टिंग है, बट सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये बताया, पूछा जा रहा। ऑप्शन ए है इट इज नथिंग बट अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ऑप्शन बी, इट इज नथिंग बट अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम फैंटेसी। इट इज, ऑप्शन सी है इट इज नथिंग बट अ परमानेंट रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एंड ऑप्शन डी, इट इज नथिंग बट अ परमानेंट रिफ्यूज फ्रॉम फैंटेसी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज नथिंग बट अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी सच्चाई से दूर जाने का एक माध्यम है स्टैम्प कलेक्शन, जो कि चार्ली करता है।